नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित एक निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्कूल की मनमानी को लेकर अभिभावकों ने ये हंगामा किया है। अभिभावकों का कहना है कि एनुअल फीस जमा न करने के कारण स्कूल रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। आपको बता दें, अभिभावक स्कूल के द्वारा मांगे जा रहे एनुअल चार्ज का विरोध कर रहे हैं और साथ ही परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर यूपी के गौतम बुद्ध नगर की है, जहां अभिभावकों का ये हंगामा हुआ है। आरोप है कि स्कूल फीस को लेकर मनमानी कर रहा है और रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, जिसे देखते हुए भी ये पूरा हंगामा आज किया गया। आपको बता दें, इस हंगामे में अभिभावक जो है वो रिजल्ट जारी करने की भी बात कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि एनुअल फीस जमा न करने के कारण स्कूल रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। अभिभावक स्कूल के द्वारा मांगे जा रहे एनुअल चार्ज का भी विरोध कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता हरिशंकर नोएडा से। हरिशंकर जी, क्या पूरा ये मामला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि स्कूल जो है वो फीस की मनमानी को लेकर ये पूरा हंगामा किया गया है। जी सुरभि जी, ये सेक्टर 50 स्थित रामज्ञा स्कूल आज सुबह 11 बजे करीब अध्यापकों ने वहां पे गेट के सामने ये प्रदर्शन जारी किया। अभिभावकों का कहना था कि जो बच्चों ने इस साल परीक्षा दी, उस परीक्षा के रिजल्ट को लेने के लिए वो वहां गए और उनकी जो भी वहां पे अथॉरिटी प्रधानाचार्य, जो भी प्रिंसिपल, उनसे सबसे बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि पिछले साल का कुछ उनका जो बकाया है, जिसे एनुअल चार्ज के तौर पर वो मांग रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे वो उनकी बात हुई, जिसको लेकर के उन्होंने वहां पे हंगामा और उसका विरोध करना चालू कर दिया। इसी बात को लेकर के काफी अभिभावक वहां रोष में थे, जिसकी वजह से गेट के बाहर ही सारे अभिभावकों को खड़ा कर उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे वहाँ के जो भी स्कूल के अथॉरिटी थे। और बच्चों की जो पढ़ाई को लेकर के बात चल रही थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमारी जो जितने बच्चे थे जिनकी पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन हुई है, वो हमने सारी फीस पे कर दी है, फिर भी ये किस तरीके की एनुअल चार्ज की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही बात लेकर के कह रहे हैं कि आगे डीएम के पास भी वो इसकी सुनवाई मतलब आगे तक लेके जाएंगे। जी, जैसा कि अभी आपने कहा हरिशंकर जी की पिछले साल का कुछ बकाया था, तो पिछले साल तो तकरीबन जो थे वो स्कूल बंद थे कोरोना की वजह से। तो स्कूल बंद होने के बाद भी स्कूल मतलब मनमानी कर रहा है वसूली को लेकर, फीस की वसूली को लेकर। जी, वही बात अभिभावकों ने वहां पे रखी है और सरकार द्वारा ये निर्देश थे पिछले साल की कोई भी स्कूल किसी तरीके से फीस ना ले, ये निर्देश जारी किए गए थे। और आज उसी तरीके से स्कूल अपनी मनमानी पर हर जगह ये कार्य कर रहे हैं और इसी तरीके से अभिभावकों को इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे धरने प्रदर्शन को खत्म करा लिया गया है, तो किसके आश्वासन के बाद इन अभिभावकों ने धरना खत्म किया है और क्या बीच का समाधान निकल कर आया? जी, आज अभिभावकों का ये कहना था कि आज अगर प्रिंसिपल प्रधानाचार्य स्कूल से अगर कोई उनकी सुनवाई करता है, यदि नहीं करता है तो डीएम ऑफिस जाकर इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आज ऐसा हुआ कि प्रदर्शन के वक्त किसी भी तरीके की कोई सुनवाई के वक्त वहाँ पे कोई उनका सीनियर अथॉरिटी स्कूल की तरफ से मौजूद नहीं था। जी बिल्कुल हरिशंकर जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से हरिशंकर। तो आपको बता दें, हालांकि इस प्रदर्शन को शांत करा लिया गया है और इन सबके बीच अभिभावकों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो डीएम ऑफिस में जाकर धरना करेंगे। तो वहीं भोपाल के मिंटो हॉल परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मगुरुओं से प्रार्थना करता हूं कि वो समाज का मार्गदर्शन करें, सभी को मास्क लगाने के लिए गाइड करें और समाज को जागृत भी करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समस्त धर्मगुरुओं से कोरोना से लड़ने के लिए आशीर्वाद भी चाहता हूं। मास्क ना लगाना एक सामाजिक अपराध है। मास्क ना लगाने से आप ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं। इसलिए सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं। सरकार आपकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आप सभी को सरकार का सहयोग करना होगा।
कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और इसलिए समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए मुझे आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, तो वैक्सीन भी आ गई, तो ऐसा लगा लोग निश्चिंत। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल में इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को महामारी नहीं अवसर समझ रहे हैं और इस अवसर का वो लाभ भी उठाते हुए शिव प्रचार कर रहे हैं और अभियान के नाम पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। जीतू पटवारी ने आगे ये भी कहा कि इसे महामारी नहीं बल्कि प्रचार का एक साधन समझा जा रहा है। प्रदेश को नहीं बता पाए कि 38 करोड़ का काढ़ा किसको पिलाया। ऐसे कई बातें मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। आपने कोरोना को आपदा का अवसर तो समझा ही समझा, पर एक साल लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन, जागरण और अभियान चलाते रहे, कोरोना को लेकर समीक्षा करते रहे और मध्य प्रदेश का दूसरा चरण में मध्य प्रदेश के पीएस या एससीएस सुलेमान जी ने कहा कल कि हम मौत का आंकड़ा बताने में सक्षम नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं बिहार के मधुबनी की, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के नरसंहार का आरोपी 7 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मधुबनी कांड के आरोपी प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, प्रवीण झा के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि एडीजी मुख्यालय ने की है। बता दें, जिले मधुबनी हत्याकांड के बाद प्रवीण झा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। मधुबनी हत्याकांड के बाद से ही प्रवीण झा उर्फ रावण फरार हो गया था। प्रवीण के साथ 4 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रवीण झा का छोटा भाई नवीन झा अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो बिहार के मधुबनी में बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। आपको बता दें, मधुबनी नरसंहार के मुख्य आरोपी प्रवीण झा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बात की जो पुष्टि है वो एडीजी मुख्यालय से की गई। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जो मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर रिहा दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज भी हुई है, कुछ हुई है, और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और बलिया सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने यूपी के दबंग बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल तक लाए जाने पर उच्चतम न्यायालय और सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा है कि एक माफिया सरगना को पंजाब सरकार के चंगुल से निकालकर यूपी के जेल में ले जाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार को यूपी के जेल में अन्य कैदियों की तरह ही रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी 53 मामलों में वंचित है और 15 मामलों का ट्रायल चल रहा है, जिसे न्यायालय के माध्यम से दंडित किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। एक माफिया सरगना दुर्दांत अपराधी जो पंजाब की जेल में पंजाब सरकार के दामाद की तरह रह रहा था, उसे बांदा की जेल में पहुंचाया गया है। एक आम आपराधिक कैदी की तरह रखा जाएगा और जो भी उस पर मामले चल रहे हैं, 53 मामलों में वांछित है, 15 ट्रायल चल रहे हैं, सभी में गवाह निर्भीक होकर के अपनी गवाही करेंगे और निश्चित रूप से न्यायालय के माध्यम से उसे हम दंडित करा सकेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास।
अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ के निर्वाचन आयोग पहुंचे। पंचायत चुनाव को लेकर संजय सिंह ने चुनाव आयुक्त से बात की है और साथ ही संजय सिंह ने पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कम समय दिए जाने को लेकर चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गोपाल अंजान प्रदीप खादी ग्राम उद्योग कार्यालय का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने लोकमंच न्यूज के संवाददाता पुलकित शर्मा से बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने तमाम तरह की बातों का भी जिक्र किया। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन करने का अभी कोई निर्णय नहीं है। जनता से उन्होंने अपील भी की है कि मास्क व सैनिटाइजर का भी उपयोग जरूर करे। वो लॉकडाउन की तरफ अभी कुछ नहीं है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। सब लोग अपने को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाएं और अगर जरा सा भी कोई आपको ऐसा महसूस होता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तुरंत जिला चिकित्सालय पे या पीएचसी पे जाके अपने को चेक करा ले बस। तो वहीं देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेने की नसीहत दी है। और साथ ही मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को भी कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को केंद्र व राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों को भी इसे अति गंभीरता से लेने की जरूरत है, किंतु खासकर चुनावी रैली और रोड शो आदि में कोरोना नियमों के घोर उल्लंघन के प्रति निष्क्रियता अति दुख और चिंताजनक है और इस पर उचित ध्यान देने की भी जरूरत है। तो वहीं आगरा में बढ़ते कोरोना को लेकर जिला अस्पताल सीएमएच डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा है कि जनता को 2 गज की दूरी और मास्क का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला अस्पताल में भी कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सेकेंड वेव दुर्भाग्य से अपने मुल्क में शुरू हुई है, उसमें बच्चे और बिलो 40 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों को संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। ये खतरनाक भी है, इसके सिम्टम्स थोड़े भिन्न हैं और ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल अभी तय नहीं किया गया है। जहाँ तक जिला अस्पताल की बात है तो हम सभी की जांच कर रहे हैं, RT-PCR एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, ट्रूनेट भी कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 लोग मरीजों की हम जाँच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में कोरोना वायरस दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, लेकिन बात की जाए जनता की तो जनता कोरोना वायरस से बेखबर दिखाई दे रही है। इसी को लेकर जब हमने जिला अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा से बात की तो उनका यही कहना था कि जनता को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे जिला अस्पताल में भी ओपीडी में आने जाने वाले पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा के अंदर लगभग बीते दिन 82 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ताजनगरी आगरा के अंदर लगभग 396 केस एक्टिव है। लगभग 180 लोग कोरोना काल के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी ताजनगरी आगरा की जनता है कि कोरोना वायरस से बेखबर दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक ताजनगरी आगरा की जनता कोरोना वायरस से जागरूक हो पाती है और सरकार की गाइडलाइन का पालन कर पाती है। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। तो वहीं संभल में भी कोरोना संक्रमण मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 100 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं और रोजाना कोरोना से मरने वालों की भी आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में संभल में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। दोनों मृतक संभल तहसील के रहने वाले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मृतकों का दाह संस्कार किया। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर डीएम आवास पर धरने पर बैठे भाजपा विधायक धीरज ओझा ने जमीन पर लेटकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, बीजेपी विधायक के मुताबिक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, जहां विधायक धीरज ओझा ने एसपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एसपी ने उनके विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी है। डीएम के आवास पर एसपी मौजूद थे
कहा यह भी जा रहा है कि डीएम के कार्यालय से बाहर निकलते वक्त विधायक के कपड़े फटे हुए थे। नगर पंचायत का आदमी को नाम डाल दिया गया गांव सभा में शाहपुर में। एक मामला ये था, मैंने कई बार इसकी शिकायत की। और दबंग आदमी एक है, वो भी हमारे बीडीसी का पर्चा नहीं लेने दे रहा था वहां पर, तो मैंने बड़े मुश्किल से उसको पर्चा दिलवाया जरियारी में। एक मामला ये भी है। और दबंग लोग सरकारी जमीन पे कब्जा किए, खाली नहीं करा रहा है प्रशासन। कई बार हम लोग लिखित दिया। डीएम को मैं अपनी बात बता रहा था, तो मैंने ये कहा डीएम साहब से कि कल मैंने कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन उन लोगों के खिलाफ दिया। हाँ, वो दराज में रखती है। इतने पर बमक गए, वो कप्तान बमक गए। कहें तुम्हारे से बहुत विधायक देखे हैं, तो भाई जब ऐसे कहेंगे तो मैं भी बहुत राजनीतिक आदमी, क्रांतिकारी आदमी हूँ। मैंने भी कहा ऐसे मत बोलो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ इतने लोगों का। फिर मेरी जो है हाथ टाक हुई, फिर वो जो है पकड़ा करने लगे, थोड़ा दौड़े तो फिर उसी में हल्का फुल्का हो। तो वहीं इटावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में पिटाई और प्रार्थना पत्र सहित मोबाइल फेंकने के मामले में भाजपा सांसद ने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया। आपको बता दें, पीड़ितों ने थाने में एसएचओ के द्वारा अभद्र व्यवहार और प्रार्थना पत्र के साथ मोबाइल फेंकने और पुलिस द्वारा पिटाई का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ठेकेदारी का कार्यकर्ता है और एक दबंग द्वारा पैसे हड़प पर जाने का मामला लेकर सिविल लाइन में गया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। एसएचओ सिविल लाइन को लिखा कि कृपया इनकी मदद करें, इन्हें न्याय दें। वो जब लेकर के यहाँ सिविल लाइन थाने में आए तो उनकी एप्लीकेशन को फेंक दिया गया और उसको गाली गलौज उसके साथ दी गई। फिर उसने मेरे को फ़ोन लगाया। जब मेरे को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात करा दो। तो जब इंस्पेक्टर साहब से बात कराने की बात आई तो उन्होंने उस मोबाइल को भी एक तरह से अनसुनी कर दी और उसका कहना कि मेरा मोबाइल फेंक दिया। और जब उसने ये बात बताई मेरे को, तो मेरे को लगा कि एक आम आदमी को हमारी सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार जो है, उनकी कोशिश है कि हर एक आदमी को न्याय मिले और उसको न्याय देने के लिए हम लोग थाने चले आए। पीड़ित है, उसकी एप्लीकेशन भी ली है, तो तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर रहा हूं और इस संबंध में विस्तृत जांच सीओ सिटी करके और रिपोर्ट देंगे। फिर जो जांच है वो एसपी सिटी से करा के फिर। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जोरों पर है। तो वहीं इसी कड़ी में ब्रिजमंजन गंज ब्लॉक पहुंचकर डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने अफसर और कर्मचारियों से जानकारी ली है। आपको बताते चले, इस दरमियान महाराजगंज पंचायत चुनाव को लेकर जिले के कलेक्टर समेत सभी विकासखंड पर नामांकन जारी किया गया। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी देते हुए ब्रिजमनगंज के बीडीओ ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नामांकन किया जा रहा है। तो वहीं बिजनौर में अवैध संबंधों के चलते एक शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें हत्या को अंजाम देने वाले पति और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले, अफसाना नाम की महिला अमित नाम के शख्स से प्यार करती थी, जिसकी भनक अफसाना के पति को लग गई, जिसके बाद पति मेहताब पत्नी से काफी नाराज भी चल रहा था और इसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर युवक की निर्मम हत्या कर दी। अमित नाम का एक व्यक्ति, जिसकी डेड बॉडी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक नहर साइफल में मिली थी होली के समय। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण ड्राउनिंग आया था, लेकिन जब इसकी मोटरसाइकिल घटनास्थल से काफ़ी दूर शेरकोट थाना के हरेली क्षेत्र में मिली तो पुलिस ने जांच पड़ताल किया। अमित का संबंध या उसकी नज़दीकियां एक अफसाना नाम की महिला के साथ था, जो उसके पति को शक था, डाउट था। होली के दिन शराब पीने के बहाने उसको बुलाया गया और दोनों ने साजिश रच करके उसको मारपीट किया। बेहोशी की हालत में उसे नहर में डाल दिया, लेकिन कुछ जिंदा था। पानी में डालने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो
तो वहीं कासगंज के पटियाली तहसील के खजवा गांव में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते किसानों के सामने उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आपको बता दें, आग लगने के कारण 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद कई गांवों के ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना के 1 घंटे बाद भी दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। तो वहीं आगर मालवा जिले के पहाड़ी बस्ती में दोपहर को एक बड़ा कांड हो गया। आपको बता दें, अज्ञात कारणों की वजह से यहां आग लगी थी कि इसके बाद ग्रामीणों ने मवेशियों का आहार, घास, भूसा, कंजे और लकड़ी सब जलकर खाक हो गया। बताते चले, आग की लपटें बेकाबू थी। जैसे ही घटना की जानकारी नगर परिषद कानड़ और जिला प्रशासन को चली, वैसे ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जहां उत्तराखंड में आए दिन आग लगने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादरें ओढ़ ली है। बर्फबारी होने के कारण केदारपुरी में भीषण ठंड पड़ रही है और लोगों की यात्रा तैयारियों में भी काफी परेशानी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि धाम में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। बर्फबारी के कारण मई महीने से में शुरू हो रही यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।